मैडम नमस्ते। हाँ मैडम नमस्ते। 8 से 9 होता है उसका। बोला नहीं, सिर्फ मैसेज कर दिया है इतने बजे। मैं तो दोपहर में लेता था, ले रहा था। आज उसको मैसेज किया, वो कुछ भी मुझे बोला नहीं। मुझे लगा कि वेकेशन हो गया है। हाँ हाँ वो, हाँ मैसेज किया था तो मुझे लगा कि अभी वेकेशन हो गया है। मैं अभी देख रहा हूँ, वो क्लास से पहले देख रहा हूँ कि अभी वो मैसेज किया है। नहीं तो मैं उसी। ओके ओके। गुड इवनिंग। स्क्रीन दिखाई दे रहा है कि नहीं? दे रहा है तो। ओ, सारे क्लास करी। क्लास करी। नहीं था। नहीं नहीं। ज्यादातर फोन नहीं ख्याल जा रहा था। छोड़िए। देखो, आज हम देखेंगे अलग अलग टाइप का स्टेटमेंट को दिया होगा तुमको। ठीक है, उसको कैसे एक स्टेटमेंट से। क्या हो रहा है रे? हाँ, कैसे एक स्टेटमेंट दिया होगा, उसको दूसरा एक स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखेंगे, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट टाइप का हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। मतलब देखो, नेम में ही आपको समझ में आ रहा होगा। कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब एक स्टेटमेंट दिया होगा जहाँ पर कंडीशन यूज करके दिया होगा। ठीक है, एक स्टेटमेंट में अगर कुछ कंडीशन दिया है, कंडीशन मतलब समझ में आ रहा है तो, इफ अगर ऐसा होगा तो ऐसा बनेगा, अगर ये होगा तो ऐसा होगा। ठीक है, तो ये सारे स्टेटमेंट को बोला जाता है। तो उसी टाइप का स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है? कंडीशनल स्टेटमेंट। समझ में आया कि नहीं? तो कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब क्या है, देखो, द स्टेटमेंट व्हिच कैन बी रिटेन इन द इफ देन फॉर्म आर कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट। तो जो स्टेटमेंट को हम इफ देन फॉर्म में लिख पाएंगे, उसी को बोला जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ देन फॉर्म मतलब क्या है? देखो, इफ देन मतलब अगर ऐसा होगा तो ऐसा है। सपोज मैं बोलूँगा कि जैसे हम डिफाइन करते हैं ना, क्या डिफाइन करते हैं? इवन नंबर। सपोज इवन नंबर हम डिफाइन करते हैं, तो वहाँ पर, अरे आवाज़ अटक क्या आ रहा है क्या रे साइप्रिया? थोड़ा थोड़ा अटक रहा है। ओके ओके। तो जैसे हम पढ़ते हैं कि, क्या बोल रहा था, इवन नंबर। एक नंबर को इवन नंबर कब बोलेंगे? हम अगर उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे बोलेंगे, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 देन इट इज ए इवन नंबर। क्या बोला, समझ में आएगी नहीं? इफ ए नंबर इज, हर्षद तेरा नेटवर्क चेंज कर, नहीं तो प्लेस चेंज कर थोड़ा। उसको सुनाई दे रहा है, मतलब तेरे एंड से प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर दोनों को दिक्कत होगा तो मेरा एंड से प्रॉब्लम है। तो देखो, अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2, देखो कैसे आ रहा है, इफ आ रहा है, फिर देन इट इज एन इवन नंबर। साइप्रस तुझे सुनाई दे रहा है, सही से दिखाई दे रहा है? हर्षद तुझे दिक्कत होगा तो तेरा प्लेस ही चेंज कर लेगा कहीं पर। ठीक है,
इफ ए नंबर इज, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान में सुनो। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 देन इट इज एन इवन नंबर। अगर एक नंबर 2 से डिविजिबल होगा तभी उसको हम इवन नंबर बोलेंगे। तभी ये जो स्टेटमेंट बोला वहाँ पर इफ भी है देन भी है, मतलब कंडीशनल, मतलब ये समझ में आ रहा है। तो कुछ एक कंडीशन रख के उसी कंडीशन को अगर फुलफिल होगा तभी जाके ये होगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट बोला आता है। समझ में आ गया। तो जैसे यहाँ पर दिया है स्टेटमेंट, सपोज दिया है ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। क्या दिया है? ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। तो इसको अगर हम कंडीशनल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे या कंडीशनल स्टेटमेंट में लिखेंगे तो कैसे होगा, थोड़ा बताओ तो। जैसे भी जो समझ में आ रहा है कैसे करेंगे कि हम क्या करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट लिखेंगे, कंडीशन देंगे, मतलब इफ अगर ये होगा तो अभी 90 डिग्री होगा। देखो ये बोला है किसका 90 डिग्री से आ रहा है, ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। एक रेक्टेंगल का सारा एंगल 90 डिग्री है। तो हमारा इफ में क्या आना चाहिए, जो भी क्वाड्रिलेटरल होगा वो क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल होगा। अगर वो क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल है तो अभी उसका एंगल 90 डिग्री होगा, इसका मतलब ये है। तो उसको क्या लिखेंगे ना, इफ ए क्वाड्रिलेटरल is a rectangle, if a quadrilateral is a rectangle, रुको स्क्रीन कहाँ गायब हो गया, अरे दे रहा है कि नहीं, रेक्टेंगल होगा, अगर एक फिगर रेक्टेंगल होगा तो अभी उसका सारा एंगल 90 डिग्री होगा। तो वही चीज लिखा हूँ, इफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ए रेक्टेंगल, अगर एक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल होगा देन ऑल इट्स एंगल है 90 डिग्री, तभी जाके उसका सारा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया अभी? ठीक है, इसका करने का ये करो तो। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी देखो हमको स्टेटमेंट दिया है, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। एक रोम्बस का डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने के लिए वो क्वाड्रिलेटरल पहले रोम्बस बनना है। हम क्या लिखेंगे ना, इफ ए क्वाड्रिलेटरल if a quadrilateral is a rhombus, if a quadrilateral is a rhombus, if a quadrilateral is a rhombus, then its, फिर जो लिखा है उसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट देन के बाद आएगा, देन इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है? बहुत आसान है, इफ देन यूज करना है। कंडीशन पहले क्या दोगे ताकि उसका रिजल्ट मिलेगा तुमको। क्या हुआ? चलो नेक्स्ट दिया है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंडीशनल फॉर्म। कंडीशनल फॉर्म में सबको बताओ। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंडीशनल फॉर्म। कंडीशनल फॉर्म में बताना है। सोचो क्या
कैसे बताओगे, क्या करो? हाँ, क्या दिया है? एवरी रोम्बस, हाँ, देन इट इज ए स्क्वायर। अभी सही है। देखो एवरी रोम्बस इज ए स्क्वायर बोल रहा है, मतलब हर एक रोम्बस एक स्क्वायर है। देखो अगर फैक्ट के हिसाब से देखोगे तो ये स्टेटमेंट गलत थे, तो स्टेटमेंट सही हो गलत हो उसको हमको नहीं देखना है, हमको जो भी दिया होगा उसी का कंडीशनल स्टेटमेंट लिखेंगे, चाहे सही हो गलत हो, ठीक है, हम लॉजिकली उसका लिखेंगे। तो इसका देखो दिया है एवरी रोम्बस इज ए रेक्टेंगल, आपको समझ में आ रहा है, रिजल्ट में हमारा स्क्वायर आना चाहिए, रिजल्ट में स्क्वायर आना चाहिए, इसका मतलब क्या है, देन के बाद स्क्वायर आएगा, तो उसके कंडीशन किस में लगेगा, रोम्बस में लगेगा, तो वहाँ पर लगाओ जैसे वो अभी कर रहे थे। इफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ए रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल, इफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ए रोम्बस then it is a square, it is a square। समझ में आ गया? अगर एक क्वाड्रिलेटरल रोम्बस होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। फिर नेक्स्ट वाला ऐसे बताओ, सेम ऐसे ही बोलना है। तो यहाँ पर देखो एंगल्स इन ए लीनियर पेयर और सप्लीमेंटरी, ये बोला है जो एंगल लीनियर पेयर बना रहा है वो सप्लीमेंटरी होगा। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि रिजल्ट में सप्लीमेंटरी होगा, तो अगर रिजल्ट में सप्लीमेंटरी होगा कंडीशनल किस में लगेगा, लीनियर पेयर में लगेगा, तो उसी को लिख देते हैं। इफ टू एंगल्स फॉर्म ए लीनियर पेयर, इफ टू एंगल्स फॉर्म ए लीनियर पेयर then they are supplementary। समझ में आ गया? तो देखो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना है, जो स्टेटमेंट में दिया होगा उसी के हिसाब से आपको लिखना है। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, ये बताओ सेम उसका आगे। ये क्या हो जाएगा? ये बोला है ए ट्रायंगल इज ए फिगर फॉर्म बाय 3 सेगमेंट। तो एक ट्रायंगल एक फिगर है जो कि 3 सेगमेंट से बना है, ठीक है। तो अगर एक ट्रायंगल है तो उसका मतलब वो 3 फिगर से बना होगा, सॉरी 3 सेगमेंट से बना होगा, तो उसी को लिख दो। इफ ए क्लोज फिगर, इफ ए क्लोज फिगर इज ए ट्रायंगल, अगर एक क्लोज फिगर ट्रायंगल है, देन इट इज फॉर्म बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। समझ में आ गया? लास्ट वाला बताओ। ए नंबर हैविंग ओनली 2 डिवाइजर इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। अगर एक नंबर का 2 डिवाइजर होगा तो उसको प्राइम नंबर बोलेंगे। तो इसको कैसे बोलेंगे? इफ ए नंबर हैज ओनली 2 डिवाइजर देन इट इज ए प्राइम नंबर। ये तो डायरेक्ट तुम कर सकते हो, है कि नहीं? तो लिख दो इफ ए नंबर has only 2 divisor, 2 divisors, then it is a prime number। ऐसे लिखते हैं, ठीक है? क्लियर है ना? कंडीशनल स्टेटमेंट कोई दिक्कत है तो बताओ। समझ में आ गया पूरा? ठीक है। नेक्स्ट देखो, द पार्ट
नेक्स्ट देखेंगे एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मतलब क्या है ना, एंटीसीडेंट मतलब गिवन पार्ट। एंटीसीडेंट को दूसरा, ये टर्म याद रखना है, डायरेक्ट आपको एग्जाम में आएगा, राइट द एंटीसीडेंट एंड आगे पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंट, वो लिखो बोलेगा। तो एंटीसीडेंट मतलब गिवन पार्ट, जो पार्ट गिवन होता है उसी को बोला जाता है क्या, एंटीसीडेंट। द पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट फॉलोइंग इफ इज कॉल्ड द एंटीसीडेंट। तो जो गिवन पार्ट मतलब क्या है, इफ देखो अगर क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल होगा तो सारा एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हमको गिवन क्या दिया है, क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है। एंटीसीडेंट कैसे पहचानोगे, द पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट फॉलोइंग इफ इज कॉल्ड द एंटीसीडेंट। तो जो स्टेटमेंट तुमको दिया होगा उसी स्टेटमेंट के जो इफ लिखा होगा, इफ के बाद जो आ रहा है उसी को क्या बोला जाता है, एंटीसीडेंट बोला जाता है। समझ में आया कि नहीं। और कॉन्सेक्वेंट और ओके, ये एंटीसीडेंट बोला जाता है। जैसे यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन में सारा देखे थे, ये यहाँ पर एंटीसीडेंट क्या होगा, इफ के बाद क्या आ रहा है, देखो जो भी इफ के बाद आ रहा है, ए क्लोज फिगर इज ए ट्रायंगल, ये इसी को बोलेंगे क्या, एंटीसीडेंट। जो इफ के बाद आता है, गिवन पार्ट क्या दिया है, यहाँ पर ऐसे क्या होगा, इफ ए नंबर हैज ओनली 2 डिवाइजर, मतलब ए नंबर हैज 2 डिवाइजर, वो हो जाएगा हमारा एंटीसीडेंट। समझ में आ गया। तो और फिर उससे पहले जाएंगे तो यहाँ पर फास्ट में क्या एंटीसीडेंट होगा ना, ए क्वाड्रिलेटरल इज ए रोम्बस, ये होगा हमारा एंटीसीडेंट। और नीचे में क्या होगा, 2 एंगल्स फॉर्म ए लीनियर पेयर, ये हो जाएगा हमारा एंटीसीडेंट। कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है, ये हो गया एंटीसीडेंट। नेक्स्ट वाला कॉन्सेक्वेंट। कॉन्सेक्वेंट क्या है, पार्ट टू बी प्रूव्ड, जो पार्ट को हम प्रूव करते हैं उसी को बोला जाता है कॉन्सेक्वेंट। जैसे अगर मैं बोलूँगा यहाँ पर, अभी नहीं तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, द पार्ट फॉलोइंग देन इज कॉल्ड द कॉन्सेक्वेंट। जो देन के बाद लिखा है उसी को बोला जाता है कॉन्सेक्वेंट। मतलब कॉन्सेक्वेंट मतलब क्या है, उसका रिजल्ट क्या होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर एक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है तो उसका रिजल्ट क्या क्या होगा। अगर एक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है तो सारा एंगल 90 डिग्री होता है, डायगोनल्स इक्वल होता है, तो ये सारे रिजल्ट है उसका, जो कि देन के बाद लिखेंगे। इफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ए रेक्टेंगल देन इट्स all angle are 90 degree, then its diagonal are equal, then its opposite sides are equal। ये सब क्या होता है, उसका कॉन्सिक्वेंट, मतलब रिजल्ट क्या होगा उसका। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो प्रीवियस जो भी सारा लिखे थे कंडीशनल स्टेटमेंट में अगर जो जो लिखे देन के बाद जो जो आया है ये सारा हमारा हो जाएगा कॉन्सिक्वेंट। इट इज़ फॉर्म बाय 3 लाइन सेगमेंट हो गया, फिर उसका नीचे जो लिखा है इट इज़ ए प्राइम नंबर हो गया, ये सारे कॉन्सिक्वेंट उनका। अगर ऐसा होगा तो जो रिजल्ट में मिलता है, अगर एक जैसे ये वाला नीचे वाला देखो फोर्थ वाला, अगर एक क्वाड्रिलेटरल का सिर्फ 2 डिवाइजर होगा तो उसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। तो इसका मतलब एंटीसीडेंट क्या है, गिवन पार्ट क्या है, ए नंबर हैविंग ओनली 2 डिवाइजर और 2 फैक्टर्स, ये हो गया हमारा एंटीसीडेंट। कॉन्सिक्वेंट क्या है और उसका रिजल्ट क्या है और क्या हमको प्रूव करना है, तो उसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। ऐसा एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट क्लियर है, ठीक। तो गिवन पार्ट जो प्रूव करेंगे वो एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट। बताओ इनका। बताओ बताओ। all sides of rectangle are congruent and consequent all angles are congruent. ओके, वेरी गुड। और एक चीज याद रखो, अगर तुमको डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दिया होगा, ठीक है ना, अगर डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया है आपको पहले उसको कंडीशनल स्टेटमेंट में लिखना है, फिर एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट बताना है, ठीक है।
तो पहले आपको क्या करना है, जो भी दिया है, अगर कंडीशनल स्टेटमेंट में दिया है तो अभी तो डायरेक्ट लिख सकते हो, इफ के बाद जो दिया होगा वो तुम्हारा हो जाएगा एंटीसीडेंट, और जो देन के बाद लिखा होगा वो हो जाएगा तुम्हारा कॉन्सेक्वेंट। लेकिन अगर ऐसा नहीं दिया होगा, इफ देन फॉर्म में नहीं लिखा है या कंडीशनल स्टेटमेंट में नहीं लिखा है, आप पहले उसको कंडीशनल स्टेटमेंट में लिखना है, फिर जाके एंटीसीडेंट कॉन्सेक्वेंट बताना है। और एंटीसीडेंट मतलब गिवन पार्ट, कॉन्सेक्वेंट मतलब जो प्रूव करना है उसको कॉन्सेक्वेंट बोला जाता है। तो एंटीसीडेंट लिखते हैं। एंटीसीडेंट यहाँ पर क्या होगा, देखो जो इफ के बाद लिखा है, इफ के बाद क्या लिखा है, ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, तो वही लिख दो, इफ के बाद जो लिखा है, ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया एंटीसीडेंट। कॉन्सेक्वेंट क्या होगा उसका, देन के बाद जो लिखा है, देन के बाद क्या लिखा है, देन इट्स ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, किसका ऑल एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, वो ट्रायंगल का, इट्स तो ऐसे अभी नहीं लिखेंगे ना, हाँ, तो ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ऑफ द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ऑफ द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट, ये हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, दिया है द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इफ देन कुछ भी नहीं दिया है तो पहले कंडीशनल स्टेटमेंट लिखो, कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होगा, अभी जैसे कर रहे थे, दिया है द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो हम क्या लिखेंगे, अगर एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा तो उसका डायगोनल बाइसेक्ट करेगा, तो वही चीज़ लिखेंगे, इफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम, then its diagonals bisect each other, हाँ कि नहीं, bisect each other। तो ये लिखने के बाद तो अभी डायरेक्ट बता सकते हो ना, एंटीसीडेंट कॉन्सेक्वेंट, एंटीसीडेंट क्या होगा, एंटीसीडेंट क्या होगा, हाँ, ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, ये हो गया हमारा क्या, एंटीसीडेंट। कॉन्सेक्वेंट क्या हो गया, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। इट्स मतलब क्या है, उसी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल, तो डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, देन के बाद जो लिखा है वो आ जाएगा हमारा कॉन्सेक्वेंट में। कोई दिक्कत है तो बताओ, एंटीसीडेंट कॉन्सेक्वेंट क्लियर है, ठीक, तो हो गया हमारा एंटीसीडेंट कॉन्सेक्वेंट। नेक्स्ट देखो, कॉन्वर्स ऑफ ए स्टेटमेंट, किसी एक स्टेटमेंट का कॉन्वर्स, कॉन्वर्स मतलब क्या होता है ना, जैसे तुम पढ़े होगे, ये देखो, अभी मैं अगर बोल रहा हूँ, अगर एक क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है, अगर एक क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है तो उसका ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। इफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ए रोम्बस देन इट्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। उसका कॉन्वर्स मतलब पहले जो तुम्हारा गिवन था, गिवन जो था और जो रिजल्ट में आ रहा था, वो दोनों का पोजीशन चेंज हो जाता है। मतलब पहले जो गिवन दिया था, अभी उसका कॉन्वर्स के लिए वो हो जाएगा क्या, रिजल्ट, ऐसा बनेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर जैसे दिया है क्या, इफ द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सेक्वेंट इन ए गिवन कंडीशनल स्टेटमेंट आर इंटरचेंज, अगर एक कंडीशनल स्टेटमेंट पे एंटीसीडेंट और कॉन्सेक्वेंट इंटरचेंज हो जाएगा, इंटरचेंज मतलब समझ में आ रहा है, तो
पहले का जो एंटीसीडेंट है दूसरे का वो कॉन्सेक्वेंट बनेगा, और जो कॉन्सेक्वेंट था वो एंटीसीडेंट बनेगा, ऐसा। द रिजल्टिंग स्टेटमेंट इज कॉल्ड द कॉन्वर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। तो जो अभी नया स्टेटमेंट बनेगा उसको उसका कॉन्वर्स बोला है। ठीक, जैसे यहाँ पर थोड़ा एग्जाम्पल देख देते हैं। जैसे अभी मैं तुमको बताया कि कॉन्वर्स मतलब क्या होगा, कुछ एक बता सकते हो कॉन्वर्स का? देखो सपोज सबसे एक आसान तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कंडीशनल स्टेटमेंट सपोज ये दिया है, और देखो कॉन्वर्स लिखने से पहले अगर डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया है तो पहले कंडीशनल स्टेटमेंट लिखना है। कंडीशनल स्टेटमेंट लिखने के बाद ही क्या करना है, उसका कॉन्वर्स लिखना है। सपोज कंडीशनल स्टेटमेंट दिया है इफ ए नंबर is a prime number then it is even or odd। अगर एक नंबर प्राइम नंबर है देन अगर एक नंबर प्राइम नंबर है तो इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है। ये हो गया कंडीशनल स्टेटमेंट। मुझे बताओ इसका कॉन्वर्स क्या होगा। कॉन्वर्स मतलब क्या करना है आपको, ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट का एंटीसीडेंट है वो अभी सेकेंड के लिए वो क्या बन जाएगा, कॉन्सेक्वेंट बनेगा, और जो कंडीशनल स्टेटमेंट का कॉन्सेक्वेंट है वो कॉन्वर्स का क्या बनेगा, एंटीसीडेंट बनेगा। एंटीसीडेंट मुझे कॉन्सेक्वेंट नहीं बताना है, डायरेक्ट कॉन्वर्स करके बताओ, उल्टा करके सिर्फ बताना है और क्या। If a number is odd or even, हाँ, इट इज ए प्राइम नंबर। वेरी गुड। समझ में आ गया कि नहीं बताओ। यहाँ पर देखो दिया है इफ ए नंबर इज प्राइम नंबर, अगर एक नंबर प्राइम होगा तो वो इवन या ऑड होगा। तो हम अभी इसको पहले लिख देंगे, इसको पहले लिख देंगे मतलब इफ ए नंबर इज इवन और ऑड, अगर एक नंबर इवन या ऑड होगा देन इट इज ए प्राइम नंबर। सिर्फ वो दोनों को चेंज करना है। पहला वाला अगर आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा और बोल रहा है कि उसका कॉन्वर्स लिखो, तो कॉन्वर्स जब करोगे क्या करना है, जो पहले वाले का रिजल्ट हो रहा था वो कॉन्वर्स में गिवन पार्ट में आएगा, और जो पहले वाले गिवन पार्ट में था वो कॉन्वर्स में रिजल्ट में आ जाएगा। ऐसा समझ में आ गया ना। अभी मैं जैसे बोला हूँ कि ऑल एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर 90 डिग्री, ए रेक्टेंगल का सारा एंगल 90 डिग्री है, तो उसको अगर कॉन्वर्स में लिखेंगे तो क्या होगा। देखो उसको पहले कंडीशनल स्टेटमेंट बता दो। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होगा, अगर एक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल होगा तो उसका सारा एंगल 90 डिग्री होगा, ये कॉन्वर्स। और उसको अगर इंग्लिश में बताएंगे तो क्या आएगा, इफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ए रेक्टेंगल देन इट्स ईच एंगल इज और देन इट्स ईच एंगल इज 90 डिग्री। अगर एक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल होगा तो उसका सारा एंगल 90 डिग्री होगा, तो उसका कॉन्वर्स क्या लिखेंगे ना, इफ ईच एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल, सॉरी, इफ ईच एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 90 डिग्री देन इट इज ए रेक्टेंगल। समझ में आ रहा है। तो चलो कॉन्वर्स क्लियर है। नेक्स्ट देखो ये, इफ ए कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर एक कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू होगा देन इट्स कॉन्वर्स इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। ये हमेशा याद रखना है, अगर किसी भी तुमको स्टेटमेंट दिया होगा तो उसका कॉन्वर्स सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सही होगा। समझ में आ गया कि नहीं।
कॉन्वर्स सही हो सकता है, गलत हो सकता है वो। यहाँ पर अगर हम देखेंगे एंटीसीडेंट क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल इज ए रोम्बस, ये हो गया एंटीसीडेंट। कॉन्सेक्वेंट क्या है, इट्स डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो जब उसका कॉन्वर्स लिखेंगे पहले हमारा यहाँ से आना चाहिए, तो पहले उसी को लिखते हैं। पहले क्या आ जाएगा, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। फिर उसके बाद क्या होगा, देन ये गिवन पार्ट वाला लिख दिए, पहले जो रिजल्ट में आया था वो गिवन पार्ट आ गया। अभी देन के बाद क्या आएगा, रिजल्ट पार्ट में क्या आएगा, इट इज ए रोम्बस, देन इट इज ए रोम्बस। ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ, क्लियर है? तो थोड़ा ज़्यादा इसको प्रैक्टिस कर लेना है ताकि ये कंफ्यूज नहीं होगा कैसे क्या है, सारा क्वेश्चन आंसर थोड़ा कर लेना। चलो आगे ये बताओ, अभी तो ये कर दिया शायद ये वाला, हाँ ये वाला हो गया, ये वाला बताओ। ऑल एंगल्स किसका किसका, हाँ ये कुछ सोच समझ के बता रहा है कि ऐसे ही कुछ भी बोल रहा है। इफ ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल 90 डिग्री देन इट इज क्वाड्रिलेटरल ना, क्या बोल रहा है तू? अभी यहाँ पर एंटीसीडेंट क्या है ना, एक क्वाड्रिलेटरल इज ए रेक्टेंगल, ये है क्वाड्रिलेटरल। तो जब कॉन्वर्स लिखेंगे वो रिजल्ट में आना चाहिए, कॉन्सेक्वेंट में आना चाहिए। और इसका जो कॉन्सेक्वेंट है ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, तो कॉन्वर्स करेंगे तो पहले लिखेंगे कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, हाँ कि नहीं? तो वही चीज़ लिखते हैं, इफ ऑल एंगल्स ऑफ ए quadrilateral, if all angles of a quadrilateral are 90 degree then it is a rectangle। ठीक है, if all angles of a quadrilateral are 90 degree then it is a rectangle। समझ में आ गया? तो चलो नेक्स्ट देखते हैं पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स एक टर्म में, पोस्टुलेट्स किसको बोला जाता है, द सेल्फ एविडेंट ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट व्हिच आर एक्सेप्टेड बाय ऑल आर कॉल्ड पोस्टुलेट्स। तो पोस्टुलेट मतलब एक ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट होता है जिसको हम सही मान लेते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोस्टुलेट। समझ में आएगी नहीं, जिसको प्रूव करने का जरूरत नहीं है, हम मान के चलते हैं कि वो क्या है, पोस्टुलेट से। समझ में आएगी नहीं रे? जैसे यहाँ पर कुछ पोस्टुलेट दिया है, सम ऑफ यूक्लिड्स पोस्टुलेट, और ये सारा यूक्लिड्स का पोस्टुलेट्स है। क्या क्या है ना, पहले देख, देयर आर इन्फानाइट, मतलब देख ये जो भी पोस्टुलेट होता है वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट होता है, उसको हम प्रूव नहीं कर सकते हैं, उसको हमको मानना है कि वो सही है। ठीक है, जैसे पहले वाला क्या दिया है पोस्टुलेट्स ना, देयर आर इन्फानाइट लाइन्स पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। एक पॉइंट दे के इन्फानाइट लाइन पास कर सकता है। अगर एक पॉइंट यहाँ पर है, सपोज ओ पॉइंट है, ये ओ पॉइंट दे के हम इसे इन्फानाइट लाइन पास करा सकते हैं।
ऐसा। इसे कितना भी लाइन यहाँ से पास करा सकता है। तो ये हो गया फर्स्ट पोस्टुलेट। ये पूरा याद रख लेना है, यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट को पूरा याद रख लेना है, ठीक है ना, एग्जाम में आएगा। और पूरा सीरियल वाइज ही याद रखना है। ऐसे एग्जाम में आ जाता है स्टेट यूक्लिड्स फर्स्ट पोस्टुलेट, स्टेट यूक्लिड्स सेकेंड पोस्टुलेट, स्टेट यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट, ऐसे आएगा। तो पहला वाला समझ में आ गया। एक पॉइंट देके इनफाइनाइट लाइन पास कर सकता है। इसको देख, अभी अगर प्रूव करना चाहेगा इसको कैसे प्रूव करेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर नेक्स्ट, देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट। अगर हमको 2 पॉइंट दिया है, जैसे यहाँ पर ए पॉइंट दिया है, यहाँ पर बी पॉइंट दिया है, तो 2 पॉइंट देख के सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकता है। कितना लाइन पास कर सकता है, सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकता है। 2 पॉइंट दे के सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकता है, वो हो गया हमारा सेकेंड। थर्ड क्या है ना, ए सर्कल ऑफ गिवन रेडियस कैन बी ड्रॉन टेकिंग एनी पॉइंट एज सेंटर। सपोज हमारे पास एक रेडियस दिया होगा और कौन सा भी एक हम सेंटर लेके रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब अगर हम रेडियस 5 सेंटीमीटर वाला ड्रॉ करेंगे यहाँ पर सेंटर रख के, तो ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है। कौन सा भी पॉइंट, ऐसे इधर भी एक पॉइंट, सपोज ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट को सेंटर रख के भी वहाँ से भी कर सकता है, ऐसे 5 सेंटीमीटर वाला। समझ में आ गया। नेक्स्ट फोर्थ वाला, ऑल राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जितने सारे भी राइट एंगल होते हैं, राइट एंगल 90 डिग्री, वो सारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं। अभी बोला है जितने सारे राइट एंगल है, सारा राइट एंगल है, इसका मतलब वो क्या है, सारा 90 डिग्री है। अगर एक सारा एंगल सेम है तो उनको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। समझ में आ गया। पे लास्ट फोर्थ वाला भी। नेक्स्ट ये फिफ्थ वाला थोड़ा समझ सही से। फिफ्थ वाला क्या बोला है, इफ टू इंटीरियर एंगल फॉर्म ऑन वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ 2 लाइन्स एंड add up to less than 2 right angle, then the lines produced in that direction intersect each other। इसका मतलब क्या है, अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा है, ये देख बोला है इफ टू इंटीरियर एंगल फॉर्म ऑन वन साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। तो इंटीरियर एंगल जो बन रहा है एक ट्रांसवर्सल का एक ही साइड में। इसका मतलब अगर ये 2 लाइन है, ये 2 लाइन है, इनका इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल क्या होता है, जिसको हम को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। वही चीज़ लिखा है इधर देख, बोला है इफ 2 इंटीरियर एंगल फॉर्म ऑन वन साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। तो जो ट्रांसवर्सल का एक साइड में इंटीरियर एंगल बन रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। कौन कौन सा एंगल, जैसे ये एंगल हो गया, ये एंगल, ये ट्रांसवर्सल का एक ही साइड में है कि नहीं, दोनों ट्रांसवर्सल का राइट साइड में है। और इधर भी एक एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल वाला एंगल, ये ट्रांसवर्सल का लेफ्ट साइड में है। सपोज इसको हम नेमिंग कर देते हैं, ये वाला एंगल 1 है, ये वाला 2 है, ये वाला 3 है, ये वाला 4 है, ऐसा है। तो ये स्टेटमेंट बोला है इफ टू इंटीरियर एंगल फॉर्म ऑन वन साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। जो इंटीरियर एंगल ट्रांसवर्सल का एक साइड में फॉर्म हो रहा है ऑफ 2 लाइन्स, किसी भी 2 लाइन्स का, जैसे यहाँ पर ये 2 लाइन हम लिए थे, एंड add up to लेस दैन 2 राइट एंगल। मतलब अगर किसी भी साइड में जो 2 को इंटीरियर एंगल है या इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, दोनों का सम करेंगे। दोनों का सम मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 4 करेंगे एंड एंगल 2 एंड एंगल 3 करेंगे ऑन एंड add up to लेस दैन 2 राइट एंगल। और जो 2 राइट एंगल से लेस होगा, 2 राइट एंगल मतलब कितना होता है, एक राइट एंगल 90 डिग्री होता है, 2 राइट एंगल कितना होगा, 90 प्लस 90 180 डिग्री। तो लेस दैन 180 डिग्री जो साइड हो रहा है, ये सपोज लेस दैन हो रहा है या ये लेस दैन हो रहा है, जिसमें लेस दैन होगा, ये में भी हो सकता है, ये में जो साइड में लेस दैन होगा, देन द लाइन्स प्रोड्यूस इन दैट डायरेक्शन। तो जो साइड में लेस दैन 180 डिग्री होगा
उसी साइड में अगर हम लाइन को प्रोड्यूस करेंगे मतलब एक्सटेंड करेंगे, तो क्या होगा, उसी डायरेक्शन में ही इंटरसेक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे सपोज यहाँ पर एंगल और एक देख, अगर एक साइड लेस देन हो रहा है, दूसरा साइड लेस देन हो सकता है क्या? दूसरा साइड हमेशा 180 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि चारों एंगल का सम 360 बनना चाहिए। सपोज हम ले रहे हैं एंगल 1 और एंगल 4 है 180 डिग्री, तो अगर एंगल 1 और एंगल 4 180 डिग्री है, तो जो दो लाइन है वो कौन सा डायरेक्शन में इंटरसेक्ट करेंगे? ट्रांसवर्सल का लेफ्ट साइड में, क्योंकि दोनों ट्रांसवर्सल का लेफ्ट साइड में है। यहाँ पर और अच्छे से इधर बना देता हूँ। ऐसा है, तो कहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे? ट्रांसवर्सल का लेफ्ट साइड में, क्योंकि दो एंगल हम यहाँ पर लिए हैं, ये 1 ये 4, तो इसको ऐसे एक्सटेंड करते जाओ, इसे एक्सटेंड करेगा और इसको ऐसे एक्सटेंड करेगा, तो ट्रांसवर्सल का लेफ्ट साइड में ही इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं? ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये बोलता है। और ये राइट साइड में देख, जिधर ज़्यादा होता है इसको कितना भी एक्सटेंड कर, कभी मीट करेंगे क्या? ये ऐसे बढ़ते जाएगा, ये ऐसे बढ़ते जाएगा, तो सेपरेट और स्पेस बढ़ते जाएगा उनके बीच में। तो ये बोल रहा है, समझ में आ गया?